विद्युत द्विध्रुव भैया कहते किसे? द्विध्रुव, जैसे कि दिख रहा है ध्रुव मतलब तो ध्रुव होता है और द्वि मतलब दो, द्विध्रुव मतलब दो होना चाहिए। अब सोच के देखो कि तुम कहीं जा रहे थे और तुमने एक बैल देखा। क्या देखा? एक बैल। अब तुम जाते रहे, अब एक बैल देखने के 8-10 किलोमीटर बाद तुमको एक और बैल दिखा, तो तुम घर आके थोड़ी ना बोलोगे कि मैंने एक जोड़ी बैल देखा। जोड़ी तो तब ना जब वो पास पास हो, साथ साथ हो, ठीक। और देखो भैया, दो समान लोगों में ही जो पार्टनरशिप है वो हो सकती है ना। एक बहुत ऊंचा आदमी है और एक बहुत कमजोर आदमी, अगर तुम उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप कर दो तो जो ऊंचा आदमी है या जो ज्यादा अमीर आदमी है या ज्यादा सक्षम आदमी है वो हमेशा कम पर डोमिनेट करता रहेगा। नहीं, घर में ही एक बड़ा भैया है, एक छोटा भाई है, तो बड़ा भैया जब मन करता है ऐसा करके एक थप्पड़ से लगा के नहीं चला जाता है। या पापा बोलते हैं बड़े भाई को पानी लेके आ, तो वो क्या बोलता है छोटे को, जो लेके आ पानी, है ना। तो हमेशा बड़ा भाई छोटे भाई को क्या करता है? डोमिनेट करता है। दो लोग एक दूसरे को डोमिनेट तब नहीं करते जब वो एक दूसरे के जुड़वा होते हैं। वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, तू कर तो तू कर बे, तू ऐसा बोल तो मैं नहीं करूंगा, ऐसे करते हैं, बराबर है ना। तो अगर मेरे को द्विध्रुव समझना है तो दो होने चाहिए पहले तो, और दोनों परिमाण में क्या होने चाहिए? समान, ठीक। और प्रकृति में क्या होने चाहिए? विपरीत। प्रकृति में क्या होने चाहिए? विपरीत। दो समान परिमाण के समीप स्थित विजातीय आवेश। क्या? दो समान परिमाण के समीप स्थित विजातीय आवेश। क्या परिभाषा लिखी हुई है? समान परिमाण के परंतु विपरीत चिन्ह के दो आवेश जो एक निश्चित दूरी पर स्थित हो। हाँ, निश्चित दूरी पर स्थित होना जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, एक दूसरे का प्रभाव ही नहीं हो रहा, है ना। प्रभाव होने के लिए जरूरी है कि साथ हो ना। अब सोच के देखो, तुम हो और तुम्हारा एक दोस्त है, दोनों जोड़ीदार हो भाई, पर एक बंदा रायपुर रह रहा है, एक बंदा बिलासपुर रह रहा है। अब रायपुर वाले को अगर 4-5 लोग मिलके कूटने लगे तो तुम क्या कर पाओगे बिलासपुर में रह करके, है ना। सांत्वना दे सकते हो, कोई बात नहीं भाई, है ना, मार पड़ गया तो कोई बात नहीं, ठीक, इलाज करवा ले, वैसे मेरी संवेदनाएं तेरे साथ। इससे ज्यादा कुछ कर पाओगे? दूर दूर हो तो, है ना। पास रहना पड़ेगा ना तो कंबाइन इफेक्ट देख सकते हो, है ना। फिर उसके बाद जय वीरू की दोस्ती हो जाएगी, मस्त झगड़ा करेंगे मिलके, दोनों दोनों साथ कूट लेना या साथ पीट देना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए जरूरी है कि वो समीप भी स्थित हो। क्या हो? समीप भी स्थित हो। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? ध्यान देना, दो आवेश हैं, एक क्या? प्लस, दूसरा क्या? माइनस। एक मान लेते हैं +2 माइक्रोकुलाम क्या है, दूसरा क्या है? -2 माइक्रोकुलाम। अब इसके बीच की दूरी क्या है? कम है भैया, है ना। मान लेते हैं 2 नैनोमीटर है। आह, 5-6 नैनोमीटर में तो बहुत ही कम है। तो ऐसे दो आवेश जो समान परिमाण के भी हैं, एक दूसरे के समीप भी हैं और विजातीय भी हैं, एक प्लस है तो दूसरा क्या है? माइनस। इसको हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। इसे क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। दो समान परिमाण के समीप स्थित विजातीय आवेश क्या कहलाते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। फिर से, दो समान परिमाण के समीप स्थित विजातीय आवेश क्या कहलाते हैं? विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो इस तरह से समान परिमाण के समीप स्थित विजातीय आवेशों को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, समझ आ गया होगा आई थिंक विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। अब एक विद्युत द्विध्रुव को अगर हम लोग उदाहरण में समझना चाहें तो एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो। तुमको क्या लेना है? एक नल लेना है ना, और नल में पानी एकदम एक पतली सी धार में नीचे गिरती रहनी चाहिए। क्या करना है? एक पतली सी धार वाली, मतलब नल को ऐसे नहीं कि पूरा एकदम मतलब बोर का पानी गदगद गदगद गिर रहा है और वहां प्रयोग करें, है ना। वहां पानी का जो धार है वो काफी भारी हो जाएगा, तो उस पर विद्युत बल अच्छे से दिखेगा नहीं, ठीक है। तो तुमको क्या करना है? एक पतली सी जल की धार नीचे गिरते रहना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ बना लेना, और उसके बाद ड्राई बाल लेना का, सूखा बाल, और उसको बैलून को धर के मस्त रगड़ देना, है ना। रगड़ देने के बाद बैलून पर क्या आ जाएगा? आवेश। और तुम देखोगे, जैसा कि यहाँ पे राहुल प्रयोग कर रहा है,
अगर बैलून को बालों से रगड़ दिया गया तो बैलून पर कौन सा आवेश है? धनावेश। तो हम देख रहे हैं कि जो जल की धार को ऐसे नीचे गिरनी चाहिए वो थोड़ी सी क्या हो रही है? विचलित हो जा रही है। क्या हो जा रही है? विचलित हो जा रही है। जल की जो धार है वो उस धार में जैसे वो पहले गिर रही थी ऐसे प्रक्षेप्य गति टाइप का ऐसे करके गिरेगा। पर अगर तुम बैलून को मान लो ऐसे करके गिर रहा है, बैलून को ऐसे पास लाओगे ना तो इससे करके थोड़ा सा उसकी तरफ विचलित हो जाएगा। तो सोचने की बात है विचलित क्यों हुआ? कौन विचलित हो रहा है भाई? जल। तो जल क्यों विचलित हुआ उसके बारे में समझो, है ना। ध्यान से देखना, तुम जानते हो जल का फॉर्मूला क्या होता है? HOH। क्या होता है? HOH। और तुमको पता होगा इसमें कौन सा संकरण होता है? केमिस्ट्री में पढ़े हो बेटा, sp3 संकरण। और इसकी ज्यामिति कैसी होती है? वी शेप। ऐसा पढ़े थे? इसकी ज्यामिति वी शेप की होती है ना। बीच का कोण कितना होता है? 104.5 डिग्री। ठीक, लगभग 104.5 डिग्री के आसपास का बॉन्ड एंगल होता है, बंध कोण। तो अगर तुम जानते हो कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी है, तो वो क्या करेगा? ये जो इसके साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है उसे अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर आंशिक ऋणावेश होगा, इस पर आंशिक धनावेश होगा। इसी तरह से ये वाला OH बंध भी ये नेगेटिव और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और क्योंकि एक दूसरे के ठीक विपरीत नहीं है तो ऐसे ऐसे ध्रुव हुए, ऐसे यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। ये बराबर ध्रुवी होने के बाद अगर एक दूसरे के ठीक विपरीत होते तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते, पर क्योंकि ये विपरीत नहीं है तो ये आवेश एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। तो इस कारण से जल का एक अणु बन जाएगा एक द्विध्रुव। क्या होगा? जल का एक अणु बन जाएगा एक द्विध्रुव। और यहां से अगर तुम इमेजिन करो कि एक द्विध्रुव ऊपर से नीचे की ओर ऐसे गिर रहा है ना, जिसका एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है ना, ऐसे गिर रहा है। और यहां तुम अगर एक बैलून को लेकर के आओगे तो इसका जो ऋणावेशित भाग है वो इसकी तरफ क्या होगा? आकर्षित होगा। तो इस तरह तुम देखोगे कि जल की धार जो है वो जो नीचे की ओर से तुरतुरा के गिर रही है वो बैलून की तरफ क्या होगी? ऐसे आकर्षित होगी, है ना। तो यहाँ पर हम इसको बहुत ही प्यारा एक एक्सपेरिमेंट है जिसको कर सकते हैं और वो हमको दिखाई देगा। बच्चों अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा है तो तुम पूछ सकते हो, है ना, और हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, है ना। तो अगर मान लो लाइव अटेंड नहीं किया है उसके बाद भी तुम कमेंट्स कर सकते हो और वहां से भी हम देख करके आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो उसको बताएंगे, है ना। ठीक, समझ आ रहा है। तो इस तरह से एक जल का अणु एक जीवंत विद्युत द्विध्रुव है। सर और उदाहरण दीजिए बोलने से HCl का अणु हो सकता है, अमोनिया का अणु हो सकता है, ये सब ध्रुवीय है और ध्रुवीय अणु क्या करेंगे? आवेशित बैलून की ओर आकर्षित होंगे। तो तुम HCl को तुरतुरा के गिराओगे वो भी आकर्षित होगा, अमोनिया द्रव अमोनिया को गिराओगे तो वो भी विक्षेपित होगा, उसकी भी धार विक्षेपित हो जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक, तो ये प्रयोग तुम एकदम घर में कर सकते हो। कोई भी बैलून चलेगा, किसी का भी बाल चलेगा, बस सूखे होने चाहिए, ड्राई बाल होने चाहिए। और कोई भी नल में एकदम धीरे से तुरतुराता हुआ पानी हो, उसके पास बैलून लेकर के जाओ, आवेशित बाल बाल में घिस करके, तो पक्का विक्षेपित होता हुआ तुम्हें दिखेगा। विद्युत द्विध्रुव में अगर हम ये देख लिए कि एक धनावेश होता है एक ऋणावेश होता है ना, मध्य की दूरी अल्प होती है, तो याद रखना कि एक सेंटर पॉइंट होता है, एक मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? ये मध्य बिंदु। मध्य बिंदु किसको कहेंगे? जो मध्य में होगा उसको बोलेंगे। इधर अगर +Q आवेश है तो यहाँ पर कौन सा आवेश है? -Q आवेश है। अगर मध्य बिंदु होता है तो मध्य बिंदु से दोनों आवेशों की दूरियां क्या होंगी? समान होंगी। ठीक, अगर इस तरफ की दूरी को हम L मान लें, क्या माना बेटा? L, तो यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी होगी? L। तो इस तरह से दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी 2L। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी? 2L। और 2L को हम लोग कहते हैं प्रभावकारी लंबाई। 2L को क्या बोलते हैं बेटा? प्रभावकारी लंबाई, ऐसा बोलते हैं। 2L को हम बोलते हैं प्रभावकारी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ, ऐसा कहते हैं।
ठीक, 12 को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। ठीक, अच्छा, एक टर्म डिस्कस करते हैं जिसको कहा जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहा जाता है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण। हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? P। कैसे प्रदर्शित करते हैं? P से। P एक सदिश है तो ऐसा सदिश लिखेंगे। P जो होता है वो होता है Q इंटू 2L। क्या होता है? Q इंटू 2L। प्रभाव, अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तो Q क्या है? द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश। 2L क्या है? प्रभावकारी लंबाई। और एक ठो फल बीच में रखा गया है, उसको कौन सा फल बोलते हैं? गुणनफल, है ना। तो द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश व प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सिंपल, क्या बोला? द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अच्छा, अगर मैं द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई ज्ञात करना चाहूं, क्या होगा भाई? जो Q की इकाई है और जो 2L की इकाई है, यही तो होगा। Q का क्या होता है? कूलाम, और 2L का क्या होता है? मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। फिर एक प्रॉब्लम, ये कैसी राशि है? ऊपर में तीर का चिन्ह लगा हुआ है। कैसी राशि है? बताओ बताओ। एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। तो अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, दिशा तो होती होगी ना, तभी तो सदिश है। इसकी दिशा किधर होती है? अगर हम पता करने का प्रयास करें तो हमेशा होती है ऋण ध्रुव से, नेगेटिव ध्रुव से पॉजिटिव ध्रुव की ओर। ठीक, ये मानक दिशा है, ऐसा प्रारंभ में माना गया है और हम सबको उसी का पालन करना है। ठीक, समझ रहे हो? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर एक द्विध्रुव है, यहां पर मुझे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा निरूपित करनी होगी, तो ऐसा होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। कोई भी द्विध्रुव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की होगी। द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी द्विध्रुव का अपना सेल्फ का होता है, अपना खुद का होता है, तो उसकी दिशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा द्विध्रुव की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक है, समझ आया? हमेशा उसकी दिशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ऋण से धन की ओर होती है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब द्विध्रुव में हम एक समान विद्युत क्षेत्र वाला सेक्शन को बाद में डिस्कस करेंगे। एक पिक्स थोड़ा सा मिस हो गया है। हम द्विध्रुव में कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। एक को कहते हैं मानक स्थिति। कौन सी स्थिति? मानक स्थिति। मान लो कोई द्विध्रुव है तो उसकी दो मानक स्थितियां होती हैं। दो क्या होती हैं? द्विध्रुव की मानक स्थितियां। ठीक है, मान लो एक द्विध्रुव है, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसा हो। ठीक, इसके लिए अगर मैं एक स्थिति लूं इस तरफ, इसे कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं इसको बेटा? अक्ष। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाकर खींची गई अनंत रेखा, इधर अनंत तक, इस अनंत रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्ष। और यदि मुझे कोई चीज की तुलना इस अक्ष पर करनी हो तो इसे क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति। क्या कहते हैं इसको बेटा? अक्षीय स्थिति। किसे कहते हैं अक्षीय स्थिति? अक्ष पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, विद्युत विभव ज्ञात करना हो, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना हो, तो ये सारी स्थितियां क्या कहलाती हैं? अक्षीय स्थिति। समझ आया? यदि द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव, स्थितिज ऊर्जा आदि अक्ष पर ज्ञात करना हो तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक, एक और होता है निरक्षीय स्थिति। ये नेगेटिव है, इधर क्या ले लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव। एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, बीच में कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु। ठीक, हम एक रेखा खींच रहे हैं जो मध्य बिंदु से होकर जाती है और अक्ष के अभिलंबवत,
अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, और मध्य बिंदु से होकर जा रही है। इस रेखा को निरक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा, निरक्ष। इसको अक्ष कहते हैं तो उसको निरक्ष कहते हैं। निरक्ष पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव आदि का अध्ययन करना हो, उसे उसकी अगर गणना करनी हो, तो यह स्थिति निरक्षीय स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति कहलाती है, निरक्षीय स्थिति। किसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव, स्थितिज ऊर्जा आदि की गणना निरक्ष पर करनी हो तो उसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं, और यदि अक्ष पर करनी हो तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। सिंपल, अक्ष पर करनी हो तो क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति, और निरक्ष पर करनी हो तो क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति। तो इस तरह से हम निरक्षीय और अक्षीय स्थितियों के बारे में समझ पाते हैं। ठीक है, अक्ष पर ज्ञात करना हो तो अक्षीय स्थिति, निरक्ष पर ज्ञात करना हो तो निरक्षीय स्थिति। इन दोनों स्थितियों को मानक स्थितियां कहते हैं। अब ना बच्चों, दो बड़े डेरिवेशन है, अगर स्कूल में हो गया होगा तो तुम जानते होगे, बड़े डेरिवेशन है, आईएमपी भी बहुत है, लंबे भी बहुत है। एक को पढ़ाने के लिए 25-30 मिनट लगेगा, अगले को भी पढ़ाने के लिए 25-30 मिनट लगेगा, है ना। तो अगले क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक हैं, वो करने का प्रयास करेंगे। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोगों ने मानक स्थितियों तक टॉपिक समझ लिया। इसके बाद का सेक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। आज इतना ही है, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो रहा है पूछो, ठीक है। और अब कोशिश करो कि अगर हो सके तो सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि कुछ ही डेमो वीडियोस बाकी हैं, उसके बाद सारा पेड कोर्स में तुमको दिखेगा, ठीक है। तो अब तुम लोग लाइव अटेंड करने का भी प्रयास करो, है ना, ठीक, केवल डेमो वीडियोस नहीं देखो, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।